हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द HTET 2020-22। जैसे कि आपके सारे पेपर हो चुके हैं 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 तक हमने HTET के पेपर करवा दिए हैं। जो अपकमिंग मंडे है, अब हम लेंगे यूजीसी के पेपर, क्योंकि यूजीसी का एग्जाम आपका जनवरी में है। तो देखिए, ये हमने HTET के पेपर कर चुके हैं, एक आपका लेवल बन गया है। अब हम देखेंगे कि यूजीसी का लेवल इससे कैसा आता है। थोड़ा बहुत मिलता है, डेफिनेटली 10 से 20% थोड़ा अबव रहता है। सारे यूजीसी के क्वेश्चन हम करेंगे आपके अब मंडे से स्टार्ट, यानी कि यूजीसी नेट के पेपर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइकोलॉजी जॉब नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एस्टेट का पेपर, इसको भी हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को चूज कर लेता हूँ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नोन एज द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कौन सी होती है? जहां पर आपके ऑटो मतलब आपकी अपनी मेमोरी जो होती है वो सेव होती है। जैसे कि आपकी शादी कब हुई है, आपका बर्थडे कब है, कुछ ऐसे इंस्टेंस जो सिर्फ और सिर्फ आपको याद रहे हैं कि यार मैं वहां गया था और वहां पर मैंने ड्रिंक करके क्या तमाशा करा था, या फिर वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया था, या फिर पहली बार मैंने उसको वहां देखा था। दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन से आपके क्या क्या चीज बताते हैं। अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले सिमेंटिक मेमोरी के बारे में। तो सिमेंटिक मेमोरी आपकी क्या होती है? वो सारी चीजें जो कि आपके कंसेप्ट से रिलेटेड होती हैं, ये मैंने पहले भी बता रखा है। सारे फैक्ट्स, ठीक है, किसी वर्ड का मीनिंग, ये सारा किसके अंदर आता है? आपका सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आता है। दैट इज आप कह सकते हैं रिकॉलिंग कॉमन नॉलेज। जब हम कॉमन नॉलेज को रिकॉल करते हैं, जैसे पृथ्वी गोल है, 2+4 5, 2+4 6, नॉट 5, राइट? तो ये क्या हो रहा है? कब सही मैं बता रहा हूं, कब मैं गलत बता रहा हूं? दैट इज योर सिमेंटिक मेमोरी। जो सारे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस तो पूछ रहा है, वो सारी चीजें जो आपकी जर्नल रिलेटेड रहती हैं, वो आपके किस में आती है? सिमेंटिक मेमोरी में। फिर आपका आता है आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, विजुअल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग रहता है। विजुअल इंफॉर्मेशन क्या रहता है कि आपने कई बार देखा होगा बचपन में कि आप टीवी देख रहे होते थे, या अभी भी आप एक बार इसको करके देख सकते हो। पूरा अंधेरा कर देना और उसके बाद आप टीवी देखना, सडनली से टीवी को अचानक से बंद कर देना। आप देखोगे कि आपकी जो इमेज है, जो टीवी की इमेज जो चल रही थी, वो इमेज थोड़े टाइम तक आपकी आंखों के सामने बनी रहेगी। दैट इज आइकॉनिक मेमोरी। या फिर वो सारी मेमोरी क्या रहती है? वो तो रिटेंशन, ये वो सारी मेमोरी जिससे आपकी एक विजुअल फैक्ट जुड़ा हुआ हो, या फिर विजुअल इंफॉर्मेशन। अब ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, ये अप्रोक्सली कब तक रहती है? विजुअल इंफॉर्मेशन फॉर अप्रोक्स 100 to 300 मिली सेकेंड तक ये क्या रहते हैं? रिटेन करता है। रिटेन मतलब कि सेव कर लेता है। दैट इज योर आइकॉनिक मेमोरी। कि अभी क्या चल रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीवी जैसे गया, सडनली आपकी जो इमेज है, टीवी पे जो इमेज चल रही थी, वो आपकी आंखों पे रहती है, और वो आप देखोगे ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 100 to 300 मिली सेकेंड तक ही रहती है। फिर आपकी आती है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में वो सारे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कि आपकी शादी कब है, आपका बर्थडे कब हुआ है, आपके लड़के का नाम क्या है, वो सारी चीजें जो कि आपसे रिलेटेड है, एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आती है। इसके थ्रू एक और क्वेश्चन पूछा गया हुआ था कि एपिसोडिक मेमोरी किसने दी थी? टल्विंग ने दी थी, जिनका पूरा नाम था एंडल टल्विंग। कब दी थी? ये भी मैंने आपको करवा रखा है 1972 में। 2022 या 23 के में ये पूछा गया हुआ था, हमने कर रखा है, ठीक है। तो एपिसोडिक मेमोरी की बात होती है तो एंडल टल्विंग का नाम जरूर आता है, जिन्होंने एपिसोडिक मेमोरी के बारे में बताया था 1972 में। क्वेश्चन में ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी पूछ रहा था, यानी कि हमारी एपिसोडिक मेमोरी से होगी। अब इकोहिक मेमोरी क्या होती है? यानी कि ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। अब ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जैसे कि सबको ही आपको पता है कि सारी जो मेमोरी होती है कुछ सेकंड्स के लिए उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करती है। अब यहाँ पर जो इकोइक मेमोरी होती है, ये 3 से 4 सेकंड तक जो आपकी ऑडिटरी होती है उसको रिटेन करती है। अब इसका फायदा क्या होता है? देखिए, सपोज करिए कि कई बार आप शब्द पढ़ रहे होते हैं,
तो आप जब शब्द पढ़ रहे होते हैं तो आपको पहले समझ में नहीं आता, फिर जब आप पूरा वर्ड पढ़ लेते हैं तो आप उन सिलेबल को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपने बच्चे को देखा होगा, ए पी पी एल ई, एप्पल। ये क्या है, इकोइक मेमोरी। वो क्या कर रहा है कि जो ऑडिटरी यानी कि जो वो चीज बोल रहा है वो 3 से 4 सेकंड तक वो क्या कर रहा है, उसको रिटेन कर रहा है। कहाँ यूज होती है, कनेक्ट syllables into words एंड सेंटेंसेस। सेंटेंस बनाने में या फिर आप कह सकते हैं वर्ड को समझने में इकोइक मेमोरी का आपका यूज होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, एपिसोडिक मेमोरी, क्योंकि यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है, आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। एलपोर्ट की बात हो रही है। अब देखिए, एलपोर्ट से ट्रेट पूछ लेता तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एलपोर्ट इन हिज पर्सनैलिटी थ्योरी यूज्ड विच पैरेलल टर्म फॉर द फ्रूट्स ईगो। फ्रूट की ईगो के पैरेलल एलपोर्ट ने कौन सी टर्म दी है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आई थिंक जिन बच्चों ने क्लासेस ली है उनको पता भी होगा। लेकिन यहां पर हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल अबाउट देमसेल्फ, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट इज योर सेल्फ आइडेंटिटी। फिर आता है आपका प्रोपियम। प्रोपियम क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी और यू कैन से करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली यहां पर क्या था, ये जो प्रोपियम जो शब्द है ये किसने दिया था, ये गॉर्डन अल्पोर्ट ने दिया था। इन्होंने गॉर्डन अडॉप्टेड द टर्म टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल इंटरनल सेंस। इन्होंने क्या कहा था कि जो गॉर्डन अल्पोर्ट ने, कि इंडिविजुअल का जो इंटरनल सेल्फ होता है, ट्रेट की उन्होंने बात करी थी, उसके बाद इन्होंने इंटरनल सेल्फ की बात करी, तो उन्होंने कहा जो प्रोपियम होता है वो इंडिविजुअल का इंटरनल सेल्फ होता है, टू रिप्रेजेंट द इंटरनल सेंस। जो आपका अंदर का सेल्फ होता है उसको गॉर्डन अल्पोर्ट ने क्या कहा, प्रोपियम का। बॉडीली सेल्फ क्या होता है, वो सारी चीजें जो आप कह सकते हैं फिजिकली बॉडी, फिजिकली आपका जो आप जिस तरीके की बॉडी है, जैसे कि कोई लंबा होता है, कोई छोटा है, कोई गोरा है या काला है, ठीक है, आपके अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस प्लस कैसे आप अपनी बॉडी को देखते हो, परसेप्शन ऑफ देयर फिजिकल बॉडी, कि आप अपनी फिजिकली बॉडी को कैसे देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कुछ जो बच्चे या जो इंडिविजुअल काफी अच्छी हाइट के होते हैं और स्मार्ट होते हैं, दे फील वेरी कॉन्फिडेंस। बट सिर्फ पर्सनैलिटी के हिसाब से आप कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आपके पास नॉलेज है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि बात करिए आप बॉडीली सेल्फ की, दैट मीन्स आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, आप अपने बारे में कैसा सोचते हो और अपनी बॉडी को किस तरीके से देखते हो। फिर आता है आपका सेल्फ एज ए रेशनल कॉपिंग। अब ये क्या होता है, यहां पर रेशनल थॉट, जो आपके रेशनल थॉट होते हैं उनको एज ए कोपिंग, स्ट्रेस को कोप करने के लिए यूज करा जाता है। और ये यूज किसके थ्रू किया जाता है, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट इज REBT। आई होप यू आर गेटिंग। यानी कि जो आपके रेशनल जो थॉट है, धोनी थॉट, जो रेशनल थॉट है, आप उसको कोपिंग स्ट्रेस के लिए या फिर इमोशनल चैलेंजेस के लिए, ये भी लिख लेते हैं, इमोशनल चैलेंजेस, राइट। इन दोनों के लिए आप अपने रेशनल थॉट को यूज करते हैं। बेसिकली किसके अंदर यूज होता है, REBT के अंदर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि गॉर्डन अल्पोर्ट ने कौन सी ऐसी टर्म दी जो कि फ्रूट की ईगो के पैरेलल थी, प्रोपियम। सिंपल आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन होम्योस्टेटिस इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत करवा रखा है। डायरेक्टली आप किस पे लगा दोगे, बिल्कुल ठीक, हाइपोथैलेमस।
अब हाइपोथैलेमस के 5 फंक्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ताकि आपको, चूंकि इसके फंक्शन पूछता रहता है, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप इन फंक्शंस को याद रहना। जो हाइपोथैलेमस होता है, सबसे पहले तो आपके हार्मोन रेगुलेशन करता है, हार्मोन रेगुलेशन। दूसरा इसका क्या रहता है, दूसरा रहता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेटिस यानी कि बॉडी में क्या बना के रखता है, ये बैलेंस बना के रखता है। तीसरा इसका रहता है आपका ऑटोनॉमिक कंट्रोल। ऑटोनॉमिक कंट्रोल सारा डिस्कस कर रखा है हमने, कोई नया नहीं आया अभी तक। फिर और किस किस में हेल्प करता है, ये इमोशनल एंड बिहेवियर रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है। लास्ट आप इसमें आप कह सकते हो सिरकार्डियन रिदम्स, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो रहती हैं उसमें भी ये हेल्प करता है। तो जो आपको हाइपोथैलेमस है, ये आपके हार्मोनल रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस, ऑटोनॉमिक कंट्रोल, इमोशनल एंड बिहेवियर रेगुलेशन और सर्काडियन रिदम, 5 ऐसे फंक्शन रहते हैं जो आपके बहुत बार पूछे गए हुए हैं। तो आपको इन सबको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। क्या कह रहा है ये कह रहा है फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबल एरर। अगर आप देखोगे, ये आपका एनपीसी कर्व होता है। एनपीसी कर्व में आप देखोगे ये वाला जो पार्ट जहां पर आपका मीन लाई करता है, ये आपका होता है 66 पॉइंट समथिंग परसेंट, 23 आई थिंक, राइट, या 67 पॉइंट समथिंग होता है, आई एम नॉट श्योर ऑफ। तो यहां पर ये जो वैल्यू लाई करता है उसे आप कहते हैं प्रोबेबल एरर। अब प्रोबेबल एरर की अगर हम बात करें तो वो होती है प्रोबेबल एरर, पीई रिप्रेजेंट आपका प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर क्या रहता है, 0.6745 जो कि आपका कांस्टेंट रहता है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। सिग्मा ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब हम इस पे बारे में श्योर नहीं है कि जो 50% जो डाटा है वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, मीन के अराउंड लाई कर रहा है, और उसकी रेंज के अराउंड क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मैं दोबारा बता देता हूं ये क्या है, इट रिप्रेजेंट ए मेजर ऑफ द अनसर्टेनिटी, यानी कि वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, दैट इंडिकेटिंग अप्रोक्स 50% ऑफ द डाटा पॉइंट्स विल लाई विद इन द रेंज अराउंड द मीन, कि जो हमारा 50% ऑफ द डाटा है या उससे ज्यादा वो मीन के अराउंड ही आसपास है। तभी तो आप देखोगे ये पॉइंट क्या रहता है, ये पॉइंट आपका पीक रहता है। एनपीसी कर्व हमने पढ़ा है, ये पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट ही तो आपका पीक पॉइंट होता है। तो ये क्या है, ये आपका पीक पॉइंट है, और जो मेनली जो डाटा रहता है वो मीन के अराउंड रिवॉल्व रहता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, पी की वैल्यू क्या होती है, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय द सिग्मा। क्वेश्चन नंबर 95, ये क्वेश्चन बहुत, मैं ये कहूंगा, इंपॉर्टेंट है। इजी तो नहीं कहूंगा, आइए सारे डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड यहां पर किसने मेजरमेंट दी थी। आइए एक एक करके देखते चलते हैं। आप सीएम भाटिया, आपने सुना होगा भाटिया बैटरी टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट किन्होंने दिया था, सीएम भाटिया ने। किसके लिए दिया था, इंटेलिजेंस के लिए। भाटिया बैटरी जो टेस्ट है वो क्या है, वो इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है। पस्सी कौन थे, जो पस्सी थे वो उन्होंने भी इंटेलिजेंस टेस्ट की एप्लीकेशन, कि उनको कहां कहां यूज करना है और कैसे इवेल्युएट करना है, किसको, इंटेलिजेंस टेस्ट को। जो भाटिया बैटरी टेस्ट जो था इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए था, उस इंटेलिजेंस टेस्ट की एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन किसने दी है, पस्सी जी ने दी है। फिर आपका आता है एसएस जलोटा, ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ है। इन्होंने क्या दिया था, जलोटा स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। अब स्केल दिया है जलोटा स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि किसको मेजर करेंगे, ये भी इंटेलिजेंस को ही मेजर करेंगे। गिलफर्ड ने आपका, गिलफर्ड थ्योरी हमने पढ़ रखी है। एसआई मॉडल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इंटेलेक्ट आपकी किसको चेक करता है, इंटेलिजेंस को। फिर आपका आता है एमसी जोशी, जोशी जी ने क्या करा है, इन्होंने असेसमेंट टेस्ट दिए हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट
टेस्ट। देखिए कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके सबको बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जोशी जी ने क्या दिया है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। और वहीं पर अगर हम मेडनिक की बात करें तो इन्होंने एसोसिएटिव मेमोरी बहुत यूज करी है। अब एसोसिएट मेमोरी किससे रिलेटेड होती है, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। तो क्रिएटिविटी में मेडनिक का नाम आता है, लेकिन जोशी जी का नाम नहीं आता। अगर हम देखें बकीर मेहंदी ने क्या करा है, थिंकिंग क्रिएटिविटी विद द वर्ड दिया है। थिंकिंग क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को मेजर करना किसके हिसाब से, विथ वर्ड। और टीटीसीटी किन्होंने दिया है, टॉरेंस टेस्ट। ये तो बहुत फेमस है, ये हमने पढ़ा भी है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। टीटीसीटी सबसे ज्यादा फेमस टेस्ट किसका है, टॉरेंस जी का है। तो ये भी इन्होंने क्रिएटिविटी के लिए दिया है, बकीर मेहंदी ने भी क्रिएटिविटी के लिए दिया है। ऑप्शन नंबर 4। बट सपोज करिए अगर आपका ऑप्शन नंबर 4 नहीं होता तो मैडनिक वाला ऑप्शन ठीक होता। बट ऑप्शन नंबर 4 अवेलेबल है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, क्योंकि मैडनिक ने एसोसिएटिव मेमोरी की बात करी है, जो कि आपका क्रिएटिविटी से होता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म ए पर्सन रिड्यूसेस हिज स्ट्रेस बाय डूइंग टास्क व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी हमने सारा कर रखा है, डिफेंस मैकेनिज्म की भी हमने बात कर रखी है। रेशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन। सब्लिमेशन में इंडिविजुअल कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा एक्शन, कुछ ऐसा बिहेवियर जो कि सोसाइटी में क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको चेंज कर देता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, दैट इज सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर हु क्लासिफाई द पर्सनैलिटी। बॉडी के स्ट्रक्चर पर आपका स्ट्रक्चर कैसा है, किसने पर्सनैलिटी को क्लासिफाई करा था, सबको पता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखोगे शेल्डन की कौन सी टाइप है, शेल्डन की आपने दे रखी है सोमैटोटाइप, राइट। शेल्डन सोमैटोटाइप, सोमैटोटाइप। इसमें इन्होंने बॉडी को अब आपको याद आ जाएगा साइड एंडो, एक्टो और मीजो में डिवाइड करा था, कि कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा चबी होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा थिन होते हैं और कुछ मस्कुलर होते हैं, राइट। तो ये क्या थे, सबसे बकवास थ्योरी थी, बट इन्होंने बॉडी के स्ट्रक्चर पे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करा था। वहीं अगर हम क्रेस्ट मैकर की बात करें तो इन्होंने पर्सनैलिटी ट्रेट और मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर बात करी थी। पर्सनैलिटी ट्रेट यानी कि आपकी बॉडी कैसी है, और मेंटल डिसऑर्डर, दोनों के ऊपर इन्होंने अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर की बात करी थी। और इन्होंने 5 तरीके से इसको क्या करा था, डिस्क्राइब करा था। पाइनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डिस्प्लास्टिक, राइट। तो ये 4 टाइप हो गए किसके, आपके क्रेसमेकर के। और शेल्डन सोमैटो टाइप के 3 टाइप थे, एंडो, एक्टो, मेसो। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखना है आपको, देखिए अगर आप देखोगे क्रेसमेकर आपका यहाँ पर भी है, लेकिन हॉलैंड ने कभी भी बॉडी स्ट्रक्चर की बात नहीं करी थी पर्सनैलिटी को लेकर। तो आपको ये भी देखना है क्या उसके साथ वाला भी हमें मैच मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, इसमें ऑड छापना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। टैट, टैट क्यों है, ये क्या है आपका थीमेटिक, सबको पता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब थीमेटिक अपरसेप्शन क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी को मेजरमेंट नहीं करता, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड को किसके थ्रू, थ्रू द प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू आपके अनकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक ऐसी डिफॉल्ट स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू मान लेते हैं, और ड्यूरिंग द रिसर्च हम उस ट्रू स्टेटमेंट को क्या करना चाहते हैं, हम उस ट्रू स्टेटमेंट को आप मेजर करना चाहते हैं एम्पेरिकली, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ये एम्पेरिकली स्टेबल होती है, बिल्कुल ठीक होती है, ये है। यहाँ पर वो पूछ रहा है नहीं कौन सा नहीं होता है। तो मैं पहले देख रहा हूं, जब भी मेरे को नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं मैं कंफ्यूज हो जाता हूं।
अगर आप होते हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल भी आंसर दे सकते हैं। मैं नॉट को क्या कर लेता हूँ, ओमिट कर लेता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हाइपोथेसिस के लिए मैटर करती है। इंपेरिकल होनी चाहिए, यानी कि टेस्टेबल होनी चाहिए। इंपेरिकल का मतलब क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन। कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी होनी चाहिए कि हाँ भाई, कि मैं क्या एम है मेरा, क्या मेरा हाइपोथेसिस है। अगर हाइपोथेसिस नहीं है तो फिर तो कोई आप रिसर्च को इनिशिएट ही नहीं कर सकते। तो हाइपोथेसिस आपका कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, यानी कि ये अंदर भी आती है। कंपेरेबल स्टेटमेंट ये नहीं होता है यहां पर। वाई? बिकॉज यू आर नॉट कंपेयरिंग योर स्टेटमेंट विथ अदर। आप क्या ढूंढना चाहते हैं, आपने अपनी स्टेटमेंट में कंसेप्चुअली क्लियर कर दिया। अब आप दूसरों के साथ कंपेयर इसके अंदर नहीं करेंगे, और जो आपकी स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक और प्रिसाइज भी होनी चाहिए। तो देखिए सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर 3 बचा। अगर मैं नॉट को यहां लगा दूंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है मेरा आंसर हो गया। कंपेरेबल स्टेटमेंट आपकी नहीं होती है हाइपोथेसिस के अंदर। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रोसार्च इंक ब्लोट टेस्ट। अभी मैंने आपको बताया किसका है ये एक तरीके की भी आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक है। अनकॉन्शियस माइंड के लिए यूज होती है, जैसे आपकी टेट यूज होती है। और ये क्या होती है, ये आपकी एसोसिएटिव टेस्ट होता है। एसोसिएटिव टेस्ट मतलब कि आप एक चित्र देख रहे हैं। रोसार्च इंक ब्लोट में क्या होता है कि जैसे सपोज करिए ये एक शाई का धब्बा है किसी भी तरीके का, ठीक है। अब इसके अंदर किसी को कुछ दिख सकता है और किसी को कुछ, सपोज करिए, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने जो चीजें देख रखी हैं आप उसको एसोसिएट कर रहे हैं अपनी मेमोरी के साथ, राइट। आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, उसका एसोसिएशन बना रहे हैं आप अपनी प्रीवियस मेमोरी से। दैट इज योर रोसार्च इंक ब्लोट टेस्ट। और ये एक तरीके की क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं वो इनडायरेक्टली जो काउंसलर होता है उसे पता चल जाता है। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करे, 10 नहीं 40 क्वेश्चन करे, इनके ऑप्शंस भी हमने डिस्कस करी हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉर्ट साइनिंग ऑफ। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर।